हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज हम आपकी जो 12th की केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं, सेकंड पेपर आपके उस चैप्टर का हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, यही चैप्टर है आपका। हैलो एल्केन्स और जो हैलो एरीन्स चैप्टर है आपका, इस हैलो एल्केन और हैलो एरीन वाले चैप्टर में इसके पहले देखिए कल हमने क्या किया था, हैलो एल्केन बनाने की या एल्किल हैलाइड बनाने की विधि बताया था, जिसमें अभी तक हमने क्या किया है, आपको एल्कोहल से क्या किया है, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बनाने की विधियां बता दिया है। और वो जो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बनाने की विधियां हैं, अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर्स को आप जा करके देखिए, तब वो सारी बातें समझ में आएंगी। जिसमें मैंने सबसे पहले आपको ग्रुप मेथड बताया था, उसके बाद दूसरा मैंने सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से एल्कोहल की अपक्रिया से बताया, तीसरा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अगर एल्कोहल की अपक्रिया कीजिए, चौथा था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कीजिए, और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि लाल फास्फोरस से करेंगे तब भी आपको मिलेगा, और लास्ट में मैंने एल्केनों के किसके बताया था, हाइलोजनीकरण से। मेथेन का आपने हाइलोजनीकरण किया होगा तो आपको मिला होगा। तो इतनी मेथड्स आपको क्या की गई हैं, बताई दी गई हैं, और जिन बच्चों को आपको सही तरीके से देखना है तो आप क्रम वाइज वीडियो को देखिए तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। चलिए हम आज आपको आगे का मेथड बताते हैं। आगे आज का जो है तीसरी विधि है आपकी एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया से। एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया से सबसे पहली चीज तो हम ये बताएंगे कि एल्कीन किसे कहते हैं। जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में दो या कार्बन एटम्स हो, उन दो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या उपस्थित होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। और हमारी जो एल्कीन हुआ करती है, अगर इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, जैसे इस तरफ और इस तरफ, जैसे जो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, अगर यहां से और यहां से समान संख्या में हाइड्रोजन है तो इसको सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए ताकि आप जानते रहिए। लेकिन अगर जैसे ये CH3 है, यहाँ पे CH और ये डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये कैसी एल्कीन है, आप देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, इससे नहीं मतलब है, इससे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, तो इसीलिए कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये आप जान लीजिएगा। और ये कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिकल, इसे सममित एल्कीन कहते हैं, और इसे कैसी एल्कीन कहते हैं, असममित एल्कीन। तो हम यहाँ पे जो रिएक्शन को पढ़ेंगे वो 3 पार्ट में पढ़ेंगे। अब 3 पार्ट कौन कौन सा होता है, पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल रिजेंट से पढ़ेंगे इसको, और फिर सिमेट्रिकल आपकी अनसिमेट्रिकल रिजेंट आपकी एल्कीन होगी, असममित एल्कीन, और अनसिमेट्रिकल आपका क्या होगा, असममित रिजेंट होगा। उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन या अनसिमेट्रिकल रिजेंट की जो रिएक्शन आपको हम बताएंगे, उसमें आपको पढ़ने के लिए मिला भी होगा, और वो आपको मैंने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, वो है मार्कोनिकाव का रूल्स। तो मार्कोनिकाव के नियम भी आपको देखने को मिलेगा, और एंटी मार्कोनिकाव का, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन रहेगी और सिमेट्रिकल रिजेंट रहेगा, तो वो क्या होगी आपकी पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में, तो वो मार्कोनिक अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर सिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल रिजेंट है, और उसका रिएक्शन बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में कर दिया जाएगा, तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, एंटी मार्कोनिकाव रिएक्शन कह देंगे। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप में रिएक्शन बनेगा, इसलिए मैंने पूरी डिटेल आपको दे दिया। अब आपको मैं
समझा रहा हूं, एक एक समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहली विधि आपको बता रहा हूं, पहले ध्यान दो एल्कीनों की योगात्मक प्रक्रिया से। नंबर 1 इसमें ए लिख रहा हूं, सममित एल्कीन से, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन। और सिमेट्रिकल एल्कीन का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होती है? एथिलीन होती है। क्या होती है राजू? एथिलीन। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, सममित एल्कीन, ब्रैकेट में हम यहां लिख दे रहे हैं आपके लिए समझने के लिए, एथिलीन की, एथिलीन है की अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, की अभिक्रिया। ये हाई स्कूल लेवल का रिएक्शन है, पहले जान लीजिएगा। लेकिन अब यहां पे है बता रहा हूं, सममित एल्कीन या एथिलीन की अभिक्रिया HBr या HCl, ये सब हाइड्रोजन के अम्ल हैलाइड है। HBr या HCl के साथ करने पर संगत, जिस टाइप का लेंगे वैसे, संगत एल्किल हैलाइड। आपको मैं 20 बार समझा रहा हूं, इसी एल्किल हैलाइड को ही क्या कहते हैं? हैलो एल्केन, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। कोई सिमेट्रिकल एल्कीन लीजिए, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HBr से कराइए या हाइड्रोजन हैलाइड से कराइए, तो करने पर क्या होगा? संगत एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। और ये योगात्मक अभिक्रिया है। एक जनरल रिएक्शन देता हूं, C डबल बॉन्ड C, ये और यहां पे ये किसका जनरल फार्मूला है राजू? एल्कीन का। किसका है ये? एल्कीन का। और प्लस में अगर यहीं लिख दूं HX, HX क्या है? ये हाइड्रोजन हैलाइड। अब आपको मालूम है हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब, यहां पे H है, X के स्थान पे तुम क्लोरीन भी रख सकते हो और क्या रख सकते हो? ब्रोमीन। और आपको मालूम है जब योगात्मक अभिक्रिया होती है तो सभी अभिकारी परमाणु जुड़ जाते हैं और केवल एक उत्पाद बनता है। और मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड अगर एडिशनल रिएक्शन करता है तो वो सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है, मतलब पाई बॉन्ड टूटते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये मालूम है। तो यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो C सिंगल बॉन्ड C, ये वैलेंसी एज वेल एज ऐसे ही रहेगी। अब देखिए, अब जो ये ब्रोमीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा आपका, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? X। क्या जुड़ जाएगा? X। अब आप कार्बन की चारों वैलेंसी देख लीजिए, 4 5 6 7 1 8, 4 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। अब यही जो आपका बना हुआ जैसे एल्कीन है, तो इसी को आप लोग क्या कहोगे भैया? एल्किल हैलाइड। क्या कहोगे आप लोग इसको? एल्किल हैलाइड। अब मैं इसको, ये तो कैसा रिएक्शन है? जनरल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये? जनरल रिएक्शन है। एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से किया तो यहाँ पे आपको एल्किल हैलाइड मिल गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए ये, और एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए योगात्मक अभिक्रिया है, कंफर्म हुआ होगा। और अब हम यहाँ पे क्या रख दें? C डबल बॉन्ड C, और इधर भी H रख दें, इधर भी H रख दें, तो क्या बन गया? ये CH2, और यहाँ क्या बन गया? CH2। और ये फार्मूला किसका है? एथिलीन का। किसका है? एथिलीन का। और प्लस अगर हम यहाँ पहले HCl रख दें, तो अगर आप HCl रखते हो तो आप देखो यहाँ पे CH3 है, ये CH2 है, AH यहाँ पे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3। भाई ये डबल बॉन्ड की यहाँ H आया था, तो ये H यहाँ पे गया तो ये हो गया CH3, और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3। और अभी क्या है? ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये H यहाँ पे आया तो CH3, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिंगल बॉन्ड में, और ये H यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया CH2, और ये क्या हो गया? Cl। अब जो ये CH3 CH2Cl बना, ये क्या है? C2H5। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, एथिल क्लोराइड। क्या कहोगे इसको आप लोग? एथिल क्लोराइड। ऐसे ही ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा बता रहे हैं डी। अगर देखिए आप फिर ध्यान दीजिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। जैसे अब की बार हम इसको कैसे लिखें? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H2, और अब की बार यहाँ पे हम क्या कर दें? हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लें।
हाइड्रोजन ब्रोमाइड जैसे लोगे फिर वही यह चीज इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा CH2 और फिर क्या हो जाएगा ये Br। इसका नाम क्या होगा बताइए? एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका? एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका? एथिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से ये जो एल्कीनों से योगात्मक अपक्रिया से मैंने पहला बता दिया कि सममित एल्कीन जैसे एथिलीन की अपक्रिया HBr या HCl से करने पर संगत एल्कीन हैलाइड प्राप्त होता है। जो हाइड्रोजन लेंगे वही हैलाइड बनेगा। आपने यहाँ क्लोरीन लिया था तो एथिल क्लोराइड बना, इसी को संगत कहते हैं। और अगर आपने यहाँ पे ब्रोमीन लिया था तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड बना। तो पहली विधि आपको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बता दिया। इसमें क्या हुआ करता था, देखिए ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या बराबर होती थी। तो इसमें से जैसे ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये निगेटिव पार्ट होता है, तो आप चाहे जिस कार्बन के साथ जोड़ देते थे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी अब क्या होगा, जब अनसिमेट्रिकल होगी तो उसको समझिए। ये सममित एल्कीन से अब दूसरा बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, समझते रहिए। और यहां से अब आपको बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। जो बच्चे मार्कोनी का रूल्स पढ़े हैं वो जान लीजिए, उनको समझ में ज्यादा ही बातें आएंगी। और जो नहीं जानते हैं वो फिर से जानने का प्रयास करें, क्योंकि आप अभी पीछे हैं, जान लीजिएगा। तो अब दूसरा इसी में देखिए, एल्कीनों से ही चल रहा है। बी में यहां लिखेंगे, इसको आप लोग चाहे कर दीजिए मार्कोनी का नियम। या इसी को हम लोग कह सकते हैं असममित एल्कीन, मार्कोनी के नियम से। तो थोड़ा ध्यान देंगे, समझना चाहिए। अब पहले मैं पूरी बात को आपको समझा रहा हूं, उसके बाद इसको आपको लिखाएंगे और बताएंगे। ध्यान दीजिए, मार्कोनी का नियम क्या है, ये पूरी बात अगर आपको समझना है तो ऐसे समझ लीजिए। जब असममित एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कोई हो, और दूसरी चीज क्या होता है कि और अनसिमेट्रिकल क्या हो, रिजेंट हो, मतलब कि ध्रुवीय अभिकर्मक हो। एक सिरा पॉजिटिव हो, दूसरा सिरा क्या हो, निगेटिव हो, आपस में योगात्मक अपक्रिया करते हैं, तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग या हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इतना ही केवल ध्यान देना। असममित एल्कीन होगा और असममित अभिकर्मक होगा। जब ये आपस में योगात्मक अपक्रिया देंगे तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग मतलब हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। मतलब पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जाएगा जहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। ज्यादा से ज्यादा आपकी सबकी इच्छा होती है, और ये चीज आप ध्यान दीजिए। मैं समझाने का प्रयास पूरा कर रहा हूं, समझिए ध्यान से पहले विधिवत। अभी मैंने केवल हवा में बात किया है। लैंग्वेज लिखते हैं, जब असममित एल्कीन, इसी को आप लोग यहां पे कह सकते हो प्रोपीन या प्रोपिलीन, प्रोपीन की अभिक्रिया असममित या ध्रुवीय, चाहे तो कहो, अभिकर्मक। अब इसमें जैसे मैंने लिख दिया HBr, एक सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा निगेटिव है, इसलिए अनसिमेट्रिकल है या ध्रुवीय है। या HCl ले लीजिएगा, या HCl से की जाती है तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग, पूरा लिख दे रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग, इसे पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी रहती है वो ज्यादा ज्यादा पाता है, तो पॉजिटिव पार्ट ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे जाएगा। ऐसे भी इसको हम लोग समझ लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी होगी वो ज्यादा रहेगा भाई,
तो पॉजिटिव पार्ट उस पे जाएगा जहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, निगेटिव वाला कहाँ जाएगा, जहां पे संख्या कम होगी। आप धनात्मक के संदर्भ में ऐसे बोलो तो निगेटिव वाला उसके अपोजिट जाएगा। तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर या जिस पर या जिसके पास किसकी, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। यही नियम है। When unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent as like hydrogen bromide or HCl, to reagent positive part goes out which double bonded carbon atom which have more number of hydrogen atoms। इसकी आपको अंग्रेजी मैंने बताया, आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैंने असममित एल्कीन में सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने बताया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका अगर नाम लिखोगे तो 1 2 3, आपका 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या कहते हो, प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन 1 हो। ये अनसिमेट्रिकल आपकी एल्कीन है। क्यों अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन से जो मतलब जो ये डबल बॉन्ड है इसके दोनों तरफ कार्बन जो है उससे हाइड्रोजन अलग अलग है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, इसीलिए अनसिमेट्रिकल है। और अगली चीज अनसिमेट्रिकल रीजेंट। अब ये SBr आपने ले लिया तो यहाँ पे H प्लस है और ये Br क्या होता है, माइनस। तो मैंने यही बताया, ध्यान दो सब लोग, जो बच्चे नहीं पढ़े उनको भी ऐसा समझाऊंगा कि उनको भी समझ में आ जाए, और जो पढ़े तो आगे जाएंगे, उनको तो मैं मैकेनिज्म में ही बताया हूं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रीजेंट अभिकर्मक की जब योगात्मक अभिक्रिया होती है या योग से अभिक्रिया की जाती है तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग, मतलब इसका ये पॉजिटिव पार्ट द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो ये द्विबंध है। अब किस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जाएगा, जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब जो ये H है ये कहाँ आएगा, इस पे आएगा। ये सीधी सी बात है कि H यहाँ आएगा, और जब ये H यहाँ जाएगा तो बहुत सीधी सी बात है ये Br कहाँ आ जाएगा, आपका Br इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। बात यही, इतना केवल समझना था बस। असममित एल्कीन असममित अभिकर्मक की जब योगात्मक अभिक्रिया की जाएगी तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, निगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। एकदम समझ में आ गया होगा आपका, एकदम विधिवत समझ में आएगा। अब आप जान लीजिएगा बस पूरा। अब आपको क्या करना है, रिएक्शन लिख दीजिए। जब रिएक्शन को लिखोगे, और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ कोई रीजेंट नहीं रहता, पेरोक्साइड नहीं रहता है। अगर यही पेरोक्साइड हो जाएगा तो यही नियम बदल जाएगा। उसको एंटी मार्कोनिका का नियम कहते हैं, और उसको एक खराइस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उसको खराइस प्रभाव भी कहते हैं। तो इसको भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो ये प्रोपीन है, अब इसका जब अभिक्रिया कराओगे तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ कुछ हुआ नहीं। अब ये CH है, अब यहाँ पे आकर के ब्रोमीन जुड़ गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, और अब यहीं पे क्या हो गया आपका, ये इसी से आप जोड़ दीजिए क्या, यहाँ पे Br, क्या जोड़ दीजिए Br, और फिर ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि एडिशनल रिएक्शन है। एडिशनल रिएक्शन में होता है कि पाई बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक टूटता है 2 बनते हैं। डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो वो योगात्मक अभिक्रिया में डबल बॉन्ड में जाएगा, फिर डबल बॉन्ड किसमें जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये नियम है, ये आपको मालूम होना चाहिए ऑर्गेनिक स्पेशल में। और आप बताइए ये यहाँ आ गया, यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो गया बस। और अब हमको इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो इसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है आइसो
आइसो, इस फॉर्म को आइसो कहते हैं, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। लेकिन हम अगर इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो किधर से नंबरिंग करें, चाहे इधर से बीच में देखो हाइड्रोजन दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, तो 1 2 3 कार्बन हो गया। अब देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिखोगे, दूसरे कार्बन जो है तो 2 हाइफन, यहां क्या हो गया राजू, ब्रोमो, 2 हाइफन ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है जोड़ोगे एन तो ये हो जाएगा प्रोप। यही इसका मतलब है। ये जो आपको है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आइसो कंपाउंड थोड़ा स्टेबल होता है नॉर्मल की तुलना में, 20 है 10 की तुलना में स्टेबल होता है, और इसमें मेथिल ग्रुप भी होता है। तो ये सब चीजें आगे जब मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है तो वहां बताई जाती है। अब मैं आपको एकदम सीधा सीधा बता रहा हूं। और अब आप देखिए ये क्या है, ये कैसा आपका हैलोएल्केन है, आप बता सकते हैं, ये आपका द्वितीयक हैलोएल्केन है। मैंने आपको पढ़ाया था प्राथमिक हैलोएल्केन, द्वितीयक, द्वितीयक का मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सेकेंडरी कार्बन जुड़ा रहता है। इसमें देखिए कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, ये चीज आपको बता दिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के व्युत्पन्न मिलने, द्वितीयक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हर तरीके से आपको हर विधियां बताई जा रही। मैं इस नियम को एक बार फिर से बताता हूं और इसके बाद फिर पूरा यही नियम उलट दूंगा। जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया असममित अभिकर्मक HBr से की जाती है तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन इसी कार्बन के साथ जाएगा जहां पे इसकी संख्या ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव थिंकिंग, ज्यादा से ज्यादा पाना, यही मार्कोनिकाओ का नियम है मेरे हिसाब से, अगर जिसको समझ में आया होगा तो। अब इसके बाद हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो जब मार्कोनिकाओ का नियम आया तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था खरैस। खरैस ने क्या किया, इसी रिएक्शन में, पूरी इसी रिएक्शन में उन्होंने एक कंपाउंड लगा दिया, उसको कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसी रिएक्शन को कर दिया। तो यही रिएक्शन जस्ट विपरीत हो गया। जस्ट विपरीत का मतलब कि पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, इसीलिए हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए उसको हम लोग एंटी मार्कोनिकाओ का नियम कहते हैं या खरैस का प्रभाव कहते हैं। अब बतिया कुछ समझ में आ गई होगी। तो हम आपको दूसरा बता रहे हैं, इसी में ही आएगा वो, देखिए उसको। तीसरा एल्कीनो से एंटी मार्कोनी काफ का नियम या खरैस प्रभाव, कुछ लोग इसको एक नाम से और जानते हैं, या पेरोक्साइड प्रभाव। अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आपको हर तरीके से जान लीजिएगा, बढ़िया लगेगा। और हम आपको पूरा यहाँ पे दे रहे हैं कि चाहे इसको एंटी मार्कोनिकाओ का नियम कहो, चाहे इसी को खरैस प्रभाव कहो, चाहे इसी को आप पेरोक्साइड का प्रभाव कहिए, तो अब हम आपको पूरा रिएक्शन फिर से बता रहे हैं। मैं आपको यही बताया था कि जब असममित एल्कीन हो और असममित अभिकर्मक हो, या कह सकते हो कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन और असममित अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर की जाती है तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। उसमें क्या बताए थे, अभिकर्मक का धनात्मक भाग उससे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो यहां पे क्या बताओगे कि अभिकर्मक का धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसीलिए तो ये एंटी मार्कोनिकाओ का नियम है। इसमें बस केवल इतना ही है कि यहाँ पेरोक्साइड की उपस्थिति कर दी गई है, बस यह ध्यान दीजिए। तो अब आप ध्यान दीजिए, जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में
बेंजाइल पेरोक्साइड होता है स्टार्ट करना चाहे तो हम सीधा सीधा कहते हैं मार्कोनी-काओ के नियम के विपरीत होता है, इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है बस। लेकिन मैं पूरा बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन, फिर वही लाइन ब्रैकेट में मैं प्रोपीन ही ले रहा हूं क्योंकि आपके लेवल पे प्रोपीन की योगात्मक अभिक्रिया, प्रोपीन की योगात्मक अभिक्रिया असममित अभिकर्मक या ध्रुवीय अभिकर्मक, चाहे जो कहा करें, असममित अभिकर्मक। अब जैसे मैंने लिख दिया HBr, HCl, HCl भी होता है, से की जाती है, पूरी की पूरी वही लाइन लिख रहा हूं इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। से की जाती है तो अभिकर्मक का जो रीजेंट होगा, अभिकर्मक का धनात्मक भाग, तो अभिकर्मक जो होगा उसका धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है। अब देखिए पूरी लाइन वही जा रही है, यही केवल अलग किया हूं। जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्केन, प्रोपीन की योगात्मक अभिक्रिया असममित अभिकर्मक हाइड्रोजन ब्रोमाइड या HCl से की जाती है, तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है। वहां पे क्या बोलते थे, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, यहां क्या बताओगे, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी प्रोपीन 1 है। अब आप इसकी अभिक्रिया कराइए HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ये इसका ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। और अब यहीं पे जो ही वो है तीर में दिखा दिया जाता है यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड या केवल पेरोक्साइड, कुछ लोग लिख देते हैं, चाहे कोई भी पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ। अब पूरा रिएक्शन आप देख लीजिए। जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन की योगात्मक अभिक्रिया असममित अभिकर्मक HBr या HCl से की जाती है, तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। और यह नियम मार्कोनी-काओ के विपरीत है, इसीलिए इसको एंटी मार्कोनी-काओ कहते हैं। खैस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको खरैस प्रभाव कहते हैं। और इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति ही पूरे रिएक्शन को बदल देती है, इसीलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो इतने नाम से जाना जाता है, ये सब आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव पार्ट किसके साथ जाएगा बताइए, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसका मतलब ये चला इसके पास और ये चला इसके पास, तो ये चला इसके पास, सीधी सी। तो अब बना क्या यहां बताइए, CH3, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ CH और एक H यहाँ पे आ गया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। और अब यहाँ से CH डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ CH2 है और ये फिर Br, क्या हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 और ये क्या हो गया Br। ये देखिए इसमें नॉर्मल कंपाउंड बन गया। इसमें आपको प्राथमिक एल्किल हैलाइड मिला है और उसमें कौन सा था, द्वितीय एल्किल हैलाइड। नाम रखिए इसका कॉमन नाम 1 2 3 प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड।
और आईपीएसी ने 1 2 3। तो पहले से है 1 ब्रोमो प्रोपेन। इतना सरल सा बताया। मार्कोनी काव के नियम से आपको 2 या द्वितीयक एल्किल हैलाइड बनेगा और एंटी मार्कोनी काव के नियम से आपको प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हम इसकी जो चौथी विधि बता रहे हैं वो है हैलोजन विनिमय द्वारा या हैलोजन के आदान प्रदान से। हैलोजन विनिमय द्वारा या इसका एक नाम और है फिंकेस या फिंकेलस्टाइन। नाम देखिए, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। कुछ नेम रिएक्शन भी आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, मिलेंगे आपको, जैसे ग्रुप मेथड मिला, मार्कोनी काव मिला, अब ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो जो ये इतने नेम रिएक्शन है इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये जो आपका चौथा मेथड है, इस चौथे मेथड में आपको मैं बता रहा हूं सीधा सीधा कि इस विधि द्वारा हम मुख्य रूप से एल्किल आयोडाइड, अभी तक देखिए कुछ रिएक्शन में आपने एल्किल क्लोराइड बनाया, कुछ में एल्किल ब्रोमाइड बनाया, और कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो पर्टिकुलर आपके किसके लिए हैं, वो आयोडाइड के लिए। और अभी एक रिएक्शन बचा है जिसमें हम आपको फ्लोराइड बनाना सिखाएंगे। तो सभी प्रकार के आपको हम एल्किल हैलाइड बनाना बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये मेथड्स होगा आपके लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम मुख्य रूप से एल्किल आयोडाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्किल आयोडाइड। और इसमें क्या किया जाता है, लिया जाता है एल्किल हैलाइड, लिया ही जाता है एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, उसका सोडियम आयोडाइड से क्या किया जाएगा, रिएक्शन कराया जाएगा। और आप जब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों का हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है और फिर आपको नया कंपाउंड जो होता है वो एल्किल हैलाइड या एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। तो बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, इस विधि द्वारा मुख्यतः, ध्यान दीजिएगा, एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है। इस विधि द्वारा मुख्यतः हम जो है एल्किल आयोडाइड, अब यहां क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का एल्किल हैलाइड ही है, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है जिसमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, क्योंकि आयोडाइड बना रहे हैं, जिसमें हम एल्किल क्लोराइड या क्या लेंगे, एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड किसके साथ करते हैं, सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करने पर मेन जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। ये इसका मतलब है। इसमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से जब की जाती है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। जनरल रिएक्शन RX, एल्किल ये क्या है, हैलाइड है। अब जो ये एल्किल हैलाइड है
यहां पे यक्स की वैल्यू केवल Cl रखी जाती है और Br, आई नहीं, क्योंकि हमने लिखा क्या है, क्लोराइड और ब्रोमाइड। और प्लस लिया जाएगा सोडियम आयोडाइड, ये क्या है आपका सोडियम आयोडाइड। अब हम इस सोडियम आयोडाइड से इसका रिएक्शन कराएंगे तो एकदम सीधा सीधा देखिए, जो ये नाम दिया गया है हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, ये क्यों दिया गया है, इसका कारण है कि अब यहां से ये हट जाएगा और ये यहां पे ये आ जाएगा, यही हुआ हाइड्रोजन का आदान प्रदान। भाई यहां से अब ये हट गया एक हाइड्रोजन, चाहे आपने क्लोरीन रखा हो चाहे ब्रोमीन, और ये आ जाएगा यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। अब यहां पे हो जाएगा आपका ये R और ये I यहां पे आ गया, तो ये हो गया I और प्लस ये क्या हो गया NaS। ये जो आपके सामने ये बना हुआ है, ये क्या बना है, एल्किल आयोडाइड। क्या बना ये, एल्किल आयोडाइड। और ये तो आप लोग जानते हो सोडियम हैलाइड, जिसे हम लोग एसीटोन से अलग कर लेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तो इस रिएक्शन का क्या है, जनरल मेथड है, ये आपके सामने एकदम साफ साफ लिखा गया, ये जनरल मेथड है इस रिएक्शन का, कि हम देखिए पूरा बताया हूं और समझ में भी आ गया होगा आई होप, कि इस विधि द्वारा हम मुख्यतः एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया करते हैं, जिसमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो ये एल्किल हैलाइड। अब आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, यहां पे रख दीजिए CH3 और यहां पे Cl और प्लस क्या रख दीजिए NaI, ये क्या है आपका मेथिल क्लोराइड, क्या है आपका ये मेथिल क्लोराइड, और ये क्या है आपका सोडियम आयोडाइड। और अब आपका बनेगा क्या भैया, यहाँ CH3, ये आपका CI इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3I और इसका नाम क्या है मेथिल आयोडाइड। देखिए आयोडाइड मुख्य रूप से बना है, और प्लस Na क्या बाहर हो जाएगा, Cl, ये बाहर हो गया। अगर अब आप C2H5 यहां Br रख दीजिए, ये क्या है एथिल ब्रोमाइड है आपका, एकदम रिएक्शन की तह तक जा रहे हैं, जान लीजिएगा। फिर यहां पे NaI देर आइए लेकिन दुरुस्त आइए, NaI और यहां फिर यहां पे ध्यान देना केवल आयोडाइड लिया जाएगा, सोडियम आयोडाइड नाम ऊपर लिखा हूं। अब यहां से ये आ गया इधर, तो हो जाएगा C2H5I और इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड और प्लस NaBr। तो ये सब रिएक्शन हो गए आपके। तो ये आपकी कौन सी विधि थी, चौथी विधि थी, किसकी, एल्किल हैलाइड के निर्माण की, जिसका नाम है हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, या इसी को हम लोग कहते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। आपको पूरा रिएक्शन समझ में आ गया होगा। और अब चलिए अगली अभिक्रिया देखिए, और वो है धात्विक फ्लोराइड का निर्माण। इसको इरेज कर दे रहे हैं। धात्विक फ्लोराइड से चलिए ध्यान दीजिएगा, इस विधि द्वारा एल्किल फ्लोराइड का निर्माण किया जाता है।
जो ये मेथड है ये पार्टिकुलर किसके लिए है, एल्किल फ्लोराइड। जैसे इसके पहले वाला रिएक्शन किसके लिए था, वो था आपका एल्किल आयोडाइड के लिए, और ये किसके लिए है, एल्किल फ्लोराइड के लिए। तो इसमें धात्विक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड AgF, सिल्वर फ्लोराइड लिया जाता है, उस सिल्वर फ्लोराइड की अपक्रिया जैसे एल्किल क्लोराइड है, एल्किल ब्रोमाइड है से कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है। लिखिए फिर इसमें आगे, इसमें एल्किल क्लोराइड या इसी पे क्या लिखोगे, ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड ब्रैकेट में AgF सिल्वर फ्लोराइड से करने पर, सिल्वर फ्लोराइड से करने पर क्या मिलेगा बताइए, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। ये बात ध्यान दीजिए, एल्किल फ्लोराइड क्या होता है, प्राप्त होता है। अब आप कोई भी एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, जैसे मान लीजिए मैंने एकदम सीधा सीधा उदाहरण ले लिया CH3Br, ये किसका फार्मूला है राजू, ये है मेथिल ब्रोमाइड का, और अगर इसकी अपक्रिया मैंने करा दिया सिल्वर फ्लोराइड AgF से, तो ये हो गया आपका सिल्वर फ्लोराइड, कोई भी धात्विक फ्लोराइड, यहाँ पे मरकरी का भी ले सकते हैं, धात्विक सिल्वर फ्लोराइड हो गया। कुछ नहीं, एकदम सीधा सीधा सा रिएक्शन है, यहां से CH3 यहाँ Br, तो यहां से ये F क्या होगा, इधर माइग्रेट कर जाएगा, और ये Br इस Ag के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां हो जाएगा CH3F और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका AgBr। अब आप देख लीजिए एल्किल फ्लोराइड है कि नहीं, तो इसी का नाम क्या है, मेथिल फ्लोराइड। तो ये सब बहुत गिने चुने रिएक्शन में ही फ्लोराइड बनते हैं, सभी रिएक्शन में आपको फ्लोराइड देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए इन सब चीजों को आप याद रखिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर कुछ बच्चे सोचते होंगे कि इसका आईपीएसिन है, तो F को हम लोग फ्लोरीन कहते हैं, और फ्लोरीन का होता है फ्लोरो, और एक कार्बन है तो मेन, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो ये हो जाएगा फ्लोरोमेथिल। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपकी जो प्रिपरेशन मेथड थी आपकी, वो आपकी टोटली क्या हो जाती है, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन मेथड से समाप्त हो जाती है। अब देखिए प्रिपरेशन मेथड के बाद हम आपको बता रहे हैं हैलो एल्केन के भौतिक गुण। पहली प्रॉपर्टी, अब आप लोगों से जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम बताया किया करते हैं उस चीज को ध्यान दिया करो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम किसी भी चीज को जब बताते हैं तो उसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उससे ज्यादा करके रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा केयरली समझा किया करो। और प्रिपरेशन मेथड समाप्त तो हो गया है, अब आप लोग बढ़िया तरीके से आगे आइए, ध्यान दीजिए इसको। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, इसमें आपको मैंने बताया था जब CX बंध की प्रकृति बताया था, तो CX बंध की प्रकृति ये बताया था कि पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, जिसके कारण ये ध्रुवीय हो जाता है। और दूसरी चीज, आप जैसे इसको हम जल में घोलते हैं तो जल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसमें क्या हुआ करता है, एक तरीके से क्या होता है, ध्रुवीय बंध, और इसमें कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध। तो जब जल को इसमें किसी भी हाइड्रोएल्केन में घोला जाता है तो ये इसको घोलने पर क्या होता है, उसमें विलय होने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए बताया जाता है कि पहली प्रॉपर्टी जो हम इसकी बता रहे हैं, पूरी बात को जब तक समझ में आएगी नहीं छोड़ेंगे नहीं, वो है सॉल्युबिलिटी, विलेयता।
पहली हेडिंग बता रहा हूं, सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या होती है। तो सबसे पहली चीज तो यही बताई जाती है कि एल्किल हैलाइड जल में बहुत ही कम या बहुत ही कम विलेय या सीधा सीधा आप कह दे सकते हो विलेय होते हैं। ये चीज कुछ लोग तो डायरेक्ट कह देते हैं कि एल्किल हैलाइड जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि बहुत कम सॉल्युबल होते हैं ये। क्यों? क्योंकि जो ये हैलोएल्केन होता है इसके बीच में जो पाया जाने वाला एक तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के कारण जो बना हुआ आकर्षण बल के कारण लगा हुआ है, और जो जल के अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंध है उसको तोड़ने के लिए क्या होता है, इसमें एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि हैलोएल्केन को या हैलोएल्केन के मध्य आकर्षण बल, कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल, एवं जल के अणुओं के मध्य, सब लोगों को मालूम है जल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये इसका जवाब है। एल्किल हैलाइड जल में बहुत ही कम विलेय होते हैं क्योंकि हैलोएल्केन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल और जल के अणुओं के मध्य लगने वाले हाइड्रोजन बंध को अगर इसको डिस्ट्रॉय करना है या तोड़ना है तो तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा होगी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए कम विलेय हो जाते हैं। और अगर कार्बनिक इलाकों में कहोगे तो ये विलेय होते हैं। दूसरी चीज, अब अवस्था की हम बात कर रहे हैं, स्टेट। तो जो इनके प्राथमिक सदस्य हैं, इनके प्राथमिक सदस्य जैसे CH3Cl, CH3Br, CH2C2H5, Cl। ये जो CH3Cl, CH2H5 ये सब Br होते हैं, ये सब क्या हुआ करते हैं, कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। ये सब क्या होते हैं, कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। जबकि उच्च सदस्य ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये हो गया इनके जो प्राथमिक जो प्राइमरी आपके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जैसे CH3 मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, ये सब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। और जबकि उच्च जो सदस्य होते हैं, जो हायर मेंबर होते हैं, वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगली बात, इस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लिखा गया मैंने क्वथनांक। क्वथनांक से आपके यहाँ क्वेश्चन है, बुक में भी है, NCERT की बुक में भी आप उस क्वेश्चन को जाकर के हल कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो। सॉरी, अगली जो प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है क्वथनांक, तो क्वथनांक वाला क्वेश्चन मैंने बताया आपकी NCERT की बुक में भी है। इस चीज को आप लोग थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा।
तो वो आपको जो समझा रहा हूं एकदम समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। इनमें समान एल्किल समूह एवं समान हाइड्रोजन, मतलब अगर एक ही एल्किल ग्रुप होगा और एक ही क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो फिर हम क्या होगा कि उस यौगिक का क्या निकालेंगे, अणुभार। क्या निकालेंगे, अणुभार। उस यौगिक का अणुभार जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, क्वथनांक होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, जवाब है। आप ध्यान दीजिएगा, आप कुछ मत कीजिएगा कि डायरेक्ट आप उस यौगिक का क्या निकाल डालिएगा, अणुभार, और अणुभार आप निकाल डालेंगे तो सीधी सीधी सी बात है उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जैसे ये देखिए क्या है, ये आयोडाइड है, ये ब्रोमाइड है और ये क्लोराइड है। तो ये आयोडीन का 53 होता है तो इसका बहुत ज्यादा होगा अणुभार, ब्रोमीन का 35 होता है उससे कम होगा, फिर इसका और कम होगा। तो इस तरीके से इसका अणुभार ज्यादा होगा आयोडाइड वाला का, तो इसीलिए क्या होगा, इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। जिसका अणुभार ज्यादा होगा उतने ज्यादा, भाई अणुभार ज्यादा होगा तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जब ज्यादा एनर्जी लगेगी तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे भी देखिए ऐसे, और ऐसे मान लीजिए जैसे अगर सेम दिए गए हैं, इसे कहा गया समान हाइड्रोजन। देखिए इसमें क्या है, एथिल आयोडाइड है, ये मेथिल आयोडाइड है, दोनों में सेम हाइड्रोजन है कि नहीं। तो अब इसमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो जिसका अणुभार ज्यादा होगा, एथिल आयोडाइड का ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पूरी बात को एक बार फिर समझिए, एल्किल हैलाइड जल में बहुत ही कम विलेय होते हैं, क्योंकि हैलोएल्केन के मध्य आकर्षण बल एवं जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन एक चीज आपको ये बता दें, किंतु कार्बनिक विलायकों में, जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर, किंतु कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, विलेय होते हैं। किंतु कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, विलेय होते हैं, ये बात याद रखिएगा। फिर दूसरी चीज बताया, स्टेज, इनके प्राथमिक सदस्य जैसे CH3Cl, CH3Br, CH3, ये सब कमरे के ताप पर क्या होते हैं, यहाँ द्रव नहीं होगा, ये सब गैस होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और जबकि इनके जो हायर सदस्य होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। और ये वाला तो एनसीईआरटी के लेवल पे है कि अगर इनमें समान एल्किल समूह और समान हाइड्रोजन होगा तो जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। एकदम सीधा सीधा सा बात कर कह दें तो अणुभार यौगिक का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बस अणुभार अगर ज्यादा हुआ तो क्वथनांक भी क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया आपका एक प्रॉपर्टी, आपको और बता रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और सब एनसीईआरटी की लाइन से हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए बस। अब इसके बाद जो अगली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है भैया, अगली जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक होता है, जैसे मान लीजिए आइसोमर आपको दे दिए गए। अगर आइसोमर दे दिए गए तो आपको बता रहे हैं, हम ध्यान दीजिएगा, चौथी बात जो भी होगी पॉइंट बना लीजिएगा, समावयवी एल्किल हाइलाइड में, अब ध्यान दीजिए, समावयवी एल्किल हाइलाइड में शाखाकरण, चाहे शाखाकरण कह दो चाहे उसको कहो साइड चेन, शाखाकरण या साइड चेन बढ़ने से कोई आइसोमर लिया जाए। अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन और फिर आपका आइसो, आप उसको आप लोग कह सकते हो नियो, तो ये सब बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ब्यूटिल क्लोराइड। तो समावयवी एल्किल हाइलाइड में साइड चेन जितनी ज्यादा होगी उनका क्वथनांक उतना है, बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब जो बच्चे समावयिता वाला चैप्टर पढ़े हैं वो आपका क्या होता है, इसको आपको बता देंगे। यहाँ पे समावयवी यौगिकों में क्वथनांक क्या होगा, आपका जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, क्वथनांक इसकी बातें होंगी। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो हुआ करता है, यहाँ से आपका ये क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त होती है। और हम अब आपको क्या बताने जा रहे हैं, एल्किल हैलाइड की
केमिकल प्रॉपर्टी। एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पहली बात ध्यान दीजिए, किसी भी कंपाउंड की अगर हमको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना है, तो पूरे उस टॉपिक को ये समझ लिया करिए कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटी गई है। तो जो एल्किल हैलाइड की जो प्रमुख प्रॉपर्टी है, जो एनसीईआरटी ने किया है वो 3 भागों में किया है, लेकिन हम आपको एक और प्लस करके बता दे रहे हैं 4 भागों में। पहला क्या है, यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा हमें, एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन चाहे जो कहो, बार बार समझा रहा हूं, हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नाभिक स्नेही, पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है और एक कौन सा होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो यहां बताया जा रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आपको बता रहे हैं बीटा निराकरण एलिमिनेशन या बीटा निराकरण अभिक्रिया। ये सब अब आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टी, और इसमें ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग यसन रिएक्शन के नाम से जाना करते हैं, और यसन 1 यसन 2 रिएक्शन है। इस रिएक्शन की आपको हम मैकेनिज्म भी बताएंगे, तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा और वो आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तीसरी कौन सी है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और चौथी है अपचयन या रिडक्शन। तो एल्किल हैलाइड की जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है उसको निम्न 4 भागों में बांटा गया है। एल्किल हैलाइड की जो प्रमुख अभिक्रिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर आपका ये बीटा निराकरण अभिक्रिया, और तीसरी है आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया, और चौथी क्या है आपकी अपचयन अभिक्रिया। आप लोग ऑर्गेनिक को इतना आसान मत समझिएगा। आपको बता रहे हैं कि सब बच्चे इनऑर्गेनिक में जो थ्योरी होती है रट करके कुछ नंबर पा जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में ना ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक में टोटल रिएक्शन आते हैं। जिस दिन आप पढ़िएगा और कभी अंसार उठा करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है। अच्छों का दिमाग खराब हो गया है यहाँ पे, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप पढ़िए, नोट्स बनाइए इसकी और लिखने का प्रयास कीजिए, अपने मन से लिख सको। जैसे आप बैठ जाइए घर पे खुद, अब आपको एल्कीन के पूरा मैंने हैलोएल्केन बनाने की विधि बता दिया, आप एक दिन वैसे बैठ जाइए और कॉपी लेके लिखिए हैलोएल्केन बनाने की विधियाँ, जितनी विधियाँ बताए अपने मन से लिख डालिए सब। तब आपको समझ में आ गया है तो खुद अपने मन से मेहनत कीजिए, तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा बातें। तो इस तरीके से आज यहीं पे ही हम इस वीडियो को क्या करते हैं, क्लोज किया करते हैं। और अब आप लोगों को कल इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की टॉपिक पढ़ाई जाएगी। तब तक आप लोग अपना नोट्स बनाएं, सब कुछ करें। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।